हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड गेन एकेडमी। मेरे चैनल पर डीएलआर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस मिलती हैं, जिसमें मैं थर्ड सेमेस्टर के राजन सीरीज से शैक्षिक मूल्यांकन का जो सब्जेक्ट है हमारा वो उसकी क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। अब राजन सीरीज से मैं अधिलघुत्री के कंप्लीट करा रही हूँ। हमारी इससे पहले क्लासेस हुई थी, लगभग 1 मंथ से हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। अब मैंने क्लासेस कंटिन्यू की है। तो चलिए, हमारी जो क्लासेस है उसका हमारे 48 तक कंप्लीट हो गए थे, और मैं जिसमें वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो हमारे सन 2020, 16, 17, 18, 19, 20 और 23 और 21 में जो भी 21 और 22, 23 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। उसमें है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लासेस का। फर्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक अनुसंधान के चरण का उल्लेख कीजिए। शैक्षिक अनुसंधान के चरणों का उल्लेख कीजिए। क्रियात्मक हेडिंग है, क्रियात्मक अनुसंधान के चरण। क्रियात्मक अनुसंधान के चरण, ये क्वेश्चन सन 2022 के पेपर में पूछा गया है। तो क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किया जाता है। इस कारण से क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान चरण वैज्ञानिक विधि के सोपान से मिलते जुलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के चरणों को संक्षिप्त रूप में समझाने के लिए एक प्रारूप तालिका के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जो इसके चरण होते हैं उनको, इसके जो भी समस्या के जो शैक्षिक जो अनुसंधान होते हैं, जो शिक्षा में जो भी समस्याएं आती हैं उनके दूर करने के लिए या उनसे मिलते जुलते जो सोपान होते हैं उसके वैज्ञानिक विधि के द्वारा जो उसके मिलते जुलते सोपान होते हैं उनको जो है एक से संक्षिप्त रूप में एक तालिका के रूप में समझाया गया है। और वो तालिका क्या है? आधार। पहला है समस्या के क्षेत्रों की पहचान। सबसे पहले जब हमें समस्या का पता ही नहीं होगा कि किस क्षेत्र में कौन सी समस्या है तो हम उसका समाधान कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले समस्यागत क्षेत्र की पहचान होनी चाहिए। उसमें क्या है, जिस भी क्षेत्र की समस्या का समाधान करना होता है सर्वप्रथम उसका निर्धारण, उसका पता कराना चाहिए, मतलब उसका निर्णय किया जाता है। समस्या निर्धारण के लिए उस क्षेत्र से संबंधित लोगों की भी राय लेनी चाहिए। जिस समस्या का निर्धारण वास्तविक रूप से किया जा सके, जिससे समस्या का समाधान वास्तविक रूप से किया जा सके। किस क्षेत्र में कौन सी समस्या आ रही है इसका पहले हम पता लगाएंगे, फिर हम वास्तविक रूप से कहाँ पे क्या समस्या आ रही है उसका पता लगाकर उस समस्या का समाधान वास्तविक रूप से किया जा सके। दूसरा है सेकेंड है समस्या का निर्धारण। फिर समस्या क्या है, पहले क्षेत्र पता करेंगे, फिर उस क्षेत्र में क्या समस्या आ रही है तो उसका है समस्यागत क्षेत्र के निर्धारण के साथ साथ ही अनुसंधानकर्ता को उस समस्या का भी निराकरण करना होता है जिस पर उसे शोध करना होता है, जिसका उसे पता लगाना है उसका भी निराकरण करना होता है। उसका भी समाधान करना होता है। समस्या के समाधान के लिए उस पर कोई भी कार्य, जैसे शिक्षक से परामर्श लेना, आंकड़ों को एकत्र करना आदि संभव नहीं है। जो भी समस्याएं होती हैं उसमें, जैसे कि जो कार्य निराकरण के उस कार्य को भी जैसे शिक्षक से परामर्श लेना, आंकड़ों को एकत्रित करना आदि संभव नहीं है। उन समस्याओं को जिस पर हम शिक्षकों की परामर्श ले सकते हैं, उन समस्याओं का पता लगाना। थर्ड है कारणों के संदर्भों में समस्या का विश्लेषण करना। तो उसका क्या है? थर्ड, समस्या के कारणों का विश्लेषण व्यापक संदर्भ में करना चाहिए, जिससे सटीक कारणों की पहचान की जा सके। छोटी समस्या के कारणों का विश्लेषण तो सरल होता है, लेकिन बड़ी समस्याओं को कई भागों में विभक्त करके प्रत्येक भाग का अलग अलग विश्लेषण किया जाता है। समस्या विश्लेषण करने के लिए उन कारणों का पता लगाना आवश्यक है
जो समस्या के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं, जो समस्या के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। उन कारणों का पता लगाना। कारणों के संदर्भ में क्या होता है, समस्या का विश्लेषण कैसे किया जाता है। जैसे समस्या के कारण पहले पता किए जाते हैं, उनका फिर विश्लेषण किया जाता है कि ये कारण क्यों आ रहे हैं। समस्याएं पढ़ाई में, बच्चे को कोई भी कार्य करने में, अपने लक्ष्य को पूरा करने में क्या कारण है, कहाँ पे समस्याएं आ रही हैं, उनके वो कारण क्या हैं, उनका व्यापक संदर्भ में करना चाहिए, जिससे सटीक कारणों की पहचान की जा सके। छोटी समस्या के कारणों का विश्लेषण तो सरल होता है, लेकिन बड़ी समस्याओं को कई भागों में विभक्त करके प्रत्येक भाग का अलग अलग विश्लेषण किया जाता है। समस्या विश्लेषण करने के लिए उन उपकरणों का पता लगाना आवश्यक है जो समस्या के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। जो मुख्य रूप से उन समस्याओं के जो कारण होते हैं, उनका समस्या विश्लेषण के उन कारणों का पता लगाना आवश्यक होता है। जो समस्या आ रही है उसमें जो मुख्य कारण है, मुख्य कारण की वजह से उन मुख्य कारणों की वजह से समस्याएं जो आती हैं, उनके समस्याओं के जो उत्तरदायी होते हैं उनका मुख्य रूप से पता लगाना चाहिए। 4 है उद्देश्यों की पहचान। उद्देश्यों की पहचान तो क्या है, समस्या की पहचान तथा उनके कारणों को जानने के पश्चात समस्या के उद्देश्यों की पहचान करनी चाहिए। समस्या के उद्देश्यों की पहचान करनी चाहिए। उद्देश्यों का निर्धारण एवं उसकी पहचान किसी समस्या के समाधान के लिए बहुत आवश्यक है। 5 है क्रियात्मक परिकल्पना की तैयारी। क्रियात्मक परिकल्पना की तैयारी तो पहले क्रियात्मक मतलब जो क्रियाएं बच्चा कर सकता है उसकी परिकल्पना की तैयारी पहले की जाए। उसमें समाधान क्या होता है, समस्या के समाधान के लिए अनुसंधानकर्ता को कई प्रकार की परिकल्पनाओं का निर्माण करना चाहिए। कई प्रकार की अलग अलग परिकल्पनाओं का निर्माण करना चाहिए। इन परिकल्पनाओं के आधार पर अनुसंधानकर्ता अपने प्रयोग को आगे बढ़ाता है। अर्थात प्रत्येक परिकल्पना की परीक्षण करके निष्कर्ष प्राप्त करना चाहिए। जैसे परिकल्पना किसे कहते हैं, परिकल्पना जैसे हम किसी भी कार्य को, जब हमें कोई भी कार्य करने में समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं का समाधान हम जो अपने माइंड में सोचते हैं कि हम इस कार्य को किस प्रकार से करें कि हमारा ये कार्य या हम जिस लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो सके। तो उसकी जो सोचते हैं, जो हमारी थिंकिंग होते हैं, उसी को परिकल्पना कहते हैं। और जब हम परिकल्पना, उसी अनुसंधानकर्ता को कई प्रकार की परिकल्पनाएं, अलग अलग परिकल्पनाएं करनी होती हैं, उनका निर्माण करना। जैसे कि हम ये करें तो मतलब हमें ये लक्ष्य प्राप्त हो। जैसे कि आपके एग्ज़ाम है तो उसमें हम जब हमारे एग्ज़ाम नज़दीक आ जाते हैं तो हम थिंकिंग करते हैं कि हम ये इस सब्जेक्ट को इस प्रकार से पढ़ें कि हमारा ये सब्जेक्ट हमें समझ में आ जाए, ठीक है। तो या उसके थिंकिंग के लिए हम बार बार सोचते हैं कि हम कैसे अपनी तैयारी करें, क्या करें। उसी को जो हम थिंकिंग करते हैं उसी को परिकल्पना करते हैं। तो उसका पहले अलग अलग निर्माण करना चाहिए। इन परिकल्पनाओं के आधार पर अनुसंधानकर्ता को जो हम परिकल्पनाएं करते हैं उसमें जो हमारा समस्या समाधान करता है उसे अपने प्रयोग को आगे बढ़ाता है। अर्थात प्रत्येक परिकल्पना का परीक्षण करके निष्कर्ष प्राप्त करता है। सबकी थिंकिंग को समझ के, हर एक की राय लेके उसमें वो अपना निष्कर्ष प्राप्त करता है कि क्या सही है, कैसे हम समस्या का समाधान कर सकें। आगे है कार्य योजना। फिर क्या होता है, उसके बाद आता है उस पर अमल करना। मतलब जो हमने परिकल्पना सोची है, जिस हिसाब से हमने अपना बनाया है कि हम बच्चे को इस हिसाब से पढ़ाएंगे तो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा, तो वो उस पर फिर कार्य योजना बनाना, कार्य योजना का निर्माण करना। तो समस्या समाधान के लिए कार्य योजना का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। कार्य योजना के अनुसार ही अनुसंधानकर्ता समस्या के समाधान के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य करता है। चरणबद्ध मतलब एक चरण जिस हिसाब से होना चाहिए वही, जिस हिसाब से चरणबद्ध कार्य करता है, जिससे वो योजनाएं बनाता है।
जैसे पहले समस्या पता लगाना, फिर समस्या कहाँ पे आ रही उनके कारणों को पता लगाना, फिर उस पे इनके जो समस्याएं आ रही हैं उनको कैसे समाधान करना, उसके लिए परिकल्पना करना। तो उनके ये चरण, इन्हीं को जो हम मतलब जो समस्या है उसका समाधान निकालने के लिए जो थिंकिंग करते हैं या जो भी स्टेप बाय स्टेप जो होते हैं उन्हीं को चरण कहते हैं। ठीक है, चरणबद्ध तरीके से कार्य करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कार्य करते हैं। 7 है कार्य योजना का क्रियावन, कार्य योजना का क्रियावन होना। तो कार्य योजना का निर्माण करने के पश्चात उनको बनाई गई योजनाओं के अनुसार अनुसंधानकर्ता योजना को क्रियान्वित करते हैं। यदि अनुसंधानकर्ता बनाई गई योजनाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है तो योजना के असफल होने का संक्षेप परिणाम न आने की संभावना रहती है। अगर जो है योजना अनुसार समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, अगर उसके योजना के निर्माण के पश्चात उसका बनाई गई योजना जो है उसके अनुसार अगर कार्य नहीं किया जाता है तो वो क्रियान्वित तो उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। योजना बनाओ, फिर उस पर क्रियान्वित कार्य करो। यदि अनुसंधान बनाई गई योजना के अनुसार कार्य नहीं करता है तो योजनाएं असफल होती हैं, फिर समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, करना आने में संभावना रहती है। जो उसके रिजल्ट हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। 8 है आंकड़ों का विश्लेषण। फिर होता है वो क्या होता है, समस्या समाधान के लिए आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, उनका उचित प्रकार से विश्लेषण आवश्यक है। आंकड़ों का जब तक उचित प्रकार से विश्लेषण नहीं किया जाएगा तब तक उचित निष्कर्ष नहीं प्राप्त होगा। इसके साथ ही आंकड़ों की विश्वसनीयता एवं वैधता की जांच के लिए भी आंकड़ों का विश्लेषण आवश्यक है। आंकड़ों का विश्लेषण आवश्यक है। 9 है परिणाम निष्कर्ष। समस्या समाधान के पश्चात अनुसंधानकर्ता ने जो भी परिणाम प्राप्त किए हैं उन्हें लिखित रूप से प्रदर्शित करना चाहिए। 8 है प्रतिवेदन क्या होता है, अनुसंधानकर्ता को प्राप्त परिणाम का एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए। इस प्रतिवेदन में केवल आवश्यक बातों का उल्लेख करना चाहिए। प्रतिवेदन इसमें जो आवश्यक बातें हैं, जो समस्या समाधान के लिए जो बातें की जाएं, वही प्रतिवेदन में उन्हीं का उल्लेख करना चाहिए। मैं केवल सकारात्मक, और इसमें जो है जो भी वार्तालाप जो हमारी की जाए वो समस्या पर ही होनी चाहिए और उसमें सकारात्मक ही बातें की जानी चाहिए। परिणाम ही नहीं बल्कि उनके तथ्यों का भी उल्लेख, जो उनके सकारात्मक परिणाम ही हो। ज़रूरी नहीं कि हम जो समस्या कर रहे हैं उसमें हमारा 100% ही रिजल्ट उचित प्राप्त हो। कभी कभी हम अपना 100% देते हैं लेकिन फिर भी हमें उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो बल्कि उसमें कहाँ पे समस्याएं आ रही हैं या क्या है उनके उल्लेखों पर भी चर्चा करनी चाहिए। इसके प्रयोग से उसे नकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं, इससे भविष्य में की जाने वाले अनुसंधानों में दूसरे अनुसंधानकर्ताओं को सरलता होगी। उससे जो अनुसंधान किए जाते हैं, जैसे जो भी समस्याएं हैं उनका अनुसंधान किया जाता है, तो उनके जो भी निगेटिव रिजल्ट आते हैं उनकी जो आखिर क्यों ये रिजल्ट निगेटिव आया इस पर भी विचार करना चाहिए, ताकि भविष्य में जब हम और भी समस्याएं, बच्चों को जो समस्याएं आती हैं उनमें हम उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमसे फिर वही गलती ना हो, तो दूसरे अनुसंधानकर्ता के लिए ये सरल हो जाता है। अगला है क्वेश्चन हमारा, निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षण में क्या अंतर है। यह क्वेश्चन भी सन 2022 के पेपर में आया है। उपलब्धि परीक्षण एवं निदानात्मक परीक्षण में अंतर क्या है। उपलब्धि परीक्षण एवं निदानात्मक परीक्षण में अंतर, तो आइए देखते हैं क्या अंतर है। उपलब्धि
परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण में निम्नलिखित अंतर है। पहला है उपलब्धि परीक्षण, दूसरा है निदानात्मक परीक्षण। तो पहला उपलब्धि में देख लेते हैं। उपलब्धि में है इसके द्वारा ज्ञात किया जाता है कि छात्र किस विषय में कितनी योग्यता रखता है। उपलब्धि से हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे ने जो है जिस सब्जेक्ट, बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट प्रिय है और उसमें उसने किस विषय में कितनी योग्यता रखता है। वही निदानात्मक परीक्षण क्या है, इसमें है इसका उद्देश्य उन कारकों को खोज निकालना है जिसके कारण किसी विषय में कोई छात्र कक्षा में अपेक्षित प्रगति नहीं कर पा रहा है। निदानात्मक होता है कि मतलब जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान करना। तो उसके लिए क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है जो कारक, जो समस्याएं आ रही उनको खोजना, ठीक है, उनके जिसके कारण किसी भी सब्जेक्ट में कोई छात्र में अपेक्षित प्रगति नहीं कर पा रहा है, इसका पता लगाना, उसके कारणों का पता लगाना। अगला है उपलब्धि में है, सेकंड है छात्र अथवा शिक्षक को आगे की क्रिया बालक के द्वारा प्राप्त कुल अंकों पर आधारित होती है, जैसे चयन, नियोजन, कक्षा उन्नति और वर्गीकरण आदि। जो इसमें उपलब्धि में क्या है, जो बच्चा परीक्षा अथवा शिक्षक की आगे की जो क्रिया है, आगे की बच्चे को उत्तीर्ण करना है या नहीं करना है, बालक के द्वारा जो प्राप्त अंक होते हैं उसी से हम चयन करते हैं कि बच्चा आगे जा पाएगा अगले क्लास में, या उस कक्षा उन्नति हो पाएगी, या उसका वर्गीकरण आदि हम करते हैं। ये उपलब्धि के परीक्षण में है। निदानात्मक परीक्षण में क्या है, सेकंड सामान्यता इस प्रकार के परीक्षणों के द्वारा छात्रों को प्राप्त अंकों का विश्लेषण करके अध्यापक उपचारी अनुदेशन के लिए योजना तैयार करता है। मतलब जो बच्चे के द्वारा जो अंक प्राप्त हुए हैं उसमें बच्चे ने क्यों नहीं अपना 100% दे पाया, इसका हम पता लगाते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। फिर अध्यापक उपचार तरीके से उनका अच्छे से अनुदेशन के लिए योजना तैयार करता है। थर्ड है उपलब्धि परीक्षण में, इन परीक्षणों के विषय में क्षेत्र व्यापक होता है। उपलब्धि में क्या है, इन परीक्षणों का विषय क्षेत्र व्यापक होता है, सर्वव्यापी होता है, मतलब फैला हुआ होता है। वहीं निदानात्मक में क्या है, इस प्रकार के परीक्षणों का क्षेत्र सामान्यतः भिन्न प्रकार के कौशलों तक सीमित होता है, भिन्न प्रकार के अलग अलग कौशलों पर सीमित होता है। उपलब्धि परीक्षण में क्या है, इस प्रकार की प्रमाणिक परीक्षाओं के साथ अनेक प्रकार के प्रतिमान उपलब्ध होते हैं। ये प्रतिमान सामान्यतः राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं। वहीं निदानात्मक में क्या है, इस प्रकार के परिणामात्मक परीक्षणों के लिए राष्ट्रीय प्रतिमान स्थापित करना असंभव नहीं है। आवश्यक है क्योंकि इस कार्य के लिए पूरे देश में से उत्तीर्ण होने वाले छात्र का एक प्रतिबिंब प्रदर्शन प्राप्त करना अत्यंत कठिन काम है। अधिकतर भिन्न प्रकार की त्रुटियों के वर्गीकरण के रूप में ही प्रतिमान उपलब्धि होते हैं। इसमें है उपलब्धि में है इन परीक्षणों के साथ शतमक का क्रम तुल्य प्रतिमान उपलब्ध होते हैं। इसमें है निदानात्मक में 5 क्या है, शतमक एवं क्रम तुल्य प्रतिमान इन परीक्षणों के लिए बनाना असंभव नहीं है। 6 है परीक्षण। इन परीक्षणों को कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थियों को दे सकते हैं। ये परीक्षण जो हैं हम कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को, छात्र को दे सकते हैं। वहीं निदानात्मक में क्या है, ये परीक्षण केवल ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो कक्षा में कठिन प्रकार से प्रगति करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। 7 है, ये उपलब्धि परीक्षण में क्या है, 7 ये परीक्षण सरलता से आंके जा सकते हैं। प्राप्त अंकों
की व्याख्या आसान होती है एवं प्रशासन में कम समय लगता है। वहीं 7 है, इन परीक्षणों में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। इनका आकलन और व्याख्या भी कठिन है। अगला है उत्तम परीक्षण की कितनी कसौटियाँ होती हैं। उत्तम परीक्षण की कितनी कसौटियाँ होती हैं, संक्षेप में समझाइए। यह क्वेश्चन सन 2022 के पेपर में पूछा गया। अच्छे परीक्षण की कसौटी क्या है? एक अच्छे परीक्षण को 2 प्रकार की कसौटी पर जांचा जा सकता है। पहला है उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटी एवं दूसरा है उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियाँ। इसे हम निम्नांकित चार्ट द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। एक तो है, पहली होती है उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटी, दूसरा है उत्तम परीक्षण की तकनीकी। एक व्यवहार के तरीके से हम परीक्षण को आंक सकते हैं, एक तकनीकी कसौटियों पे आकलन कर सकते हैं। तो अच्छे परीक्षण की कसौटी क्या होती है? अच्छे परीक्षण की कसौटी व्यवहारिक कसौटियाँ और तकनीकी कसौटियाँ। तो व्यवहारिक कसौटियाँ क्या होती हैं? उसमें क्या होता है? उसमें उद्देश्य पूर्णता होता है। दूसरा है व्यापकता होती है। 3rd है समय एवं कीमत होती है। 4 है सुगमता होती है। इसमें सबसे पहले उद्देश्य होता है, मोटिव। ये उद्देश्य पूर्ण होता है यानी कि प्रोफेशनल होता है, व्यापक होता है। 3rd है समय एवं कीमत। 4 है सुगमता। ये व्यवहार की कसौटी है। वहीं तकनीक की क्या होती है? तकनीक में होता है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठा, विभेदन शक्ति और मानक। उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियाँ क्या कसौटियाँ देखते हैं। उद्देश्य में क्या होता है? पहला है उद्देश्य पूर्ण। इसमें क्या होता है? प्रत्येक उत्तम परीक्षण के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करना आवश्यक होता है। अतः परीक्षण के उद्देश्यों की पृष्ठभूमि में यह देखना चाहिए कि परीक्षण से उसके एवं निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति होती है या नहीं। उसके मतलब जो उद्देश्य पूर्णता तब होता है जब प्रत्येक उत्तम परीक्षण के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करना आवश्यक होता है। अतः परीक्षण के उद्देश्यों की पृष्ठभूमि में यह देखना चाहिए कि परीक्षण से उसके पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति होती है या नहीं, जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। उसमें इसकी जो उद्देश्य की पूर्ति हो पा रही है या नहीं, ये उद्देश्य पूर्णता में देखा जाता है। व्यापकता में क्या है? सेकेंड है व्यापकता। इसमें देखते हैं क्या है व्यापकता का अर्थ है किसी परीक्षण में पाठ्यक्रम में के अधिक से अधिक अंशों का समावेश हो। परीक्षण में पाठ्यक्रम के केवल कुछ अंशों को ही महत्व न दिया जाए, बल्कि विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम को महत्व प्रदान करते हुए सभी अंशों से प्रश्नों या पदों का चयन करके परीक्षण का निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में परीक्षण को संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जितना अधिक कोई परीक्षण पाठ्यक्रम एवं उसके विभिन्न अंशों एवं छात्रों से संबंधित होगा, उतना ही वह व्यापक होगा। परीक्षण की रचना करते समय पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी तथ्यों या विषयों सामग्री को न लेकर उसका प्रतिनिधित्व करने वाले न्याय दर्शन को लेते हैं। विषय सामग्री के न्याय दर्शन पर चुने गए प्रश्नों की सूची यानी परीक्षण में परीक्षार्थी की सफलता असफलता के आधार पर हम उसके संपूर्ण विषयों के तथ्यों के ज्ञान की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके परीक्षा की रचना करते हैं और करते समय पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी तथ्यों या विषयों सामग्री को न लेकर उसके प्रतिनिधित्व करने वाले न्याय दर्शन को लेते हैं। विषय सामग्री के
न्याय दर्शन पर चुने गए प्रश्नों की सूची, यानी परीक्षण में परीक्षार्थी की सफलता असफलता के आधार पर हम उसके संपूर्ण विषय के तथ्यों के ज्ञान की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तथ्यों का कितना भाग लिया जाए कि परीक्षण व्यापक हो सके, यह एक विचारणीय विषय है। परीक्षण में कितने प्रश्न लिए जाएं जिससे यह संपूर्ण विषय के पाठ्यक्रम का उचित प्रतिनिधित्व कर सके, इसका निर्णय परीक्षण निर्माता परीक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर करता है। हाँ, परीक्षण इतना व्यापक होना चाहिए जिससे वह वैध हो सके। परीक्षण को व्यापक करने के लिए परीक्षण के सभी व्यवहारिक उद्देश्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक नवाचार की अवधारणा को समझाइए। शैक्षिक नवाचार यानी कि नवविचार की अवधारणा को समझाइए। ये क्वेश्चन भी सन 2022 के पेपर में पूछा गया है। तो शैक्षिक नवाचार की अवधारणा क्या है? जैसे जैसे हम विकास की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे मानव जीवन से संबंधित हर क्षेत्र में संपूर्ण विश्व की क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस परिवर्तन से शिक्षा भी अछूती नहीं रही है। आज विज्ञान एवं तकनीकियों का युग है। अब हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम उसका उपयोग देखते हैं। एक समय था जब पुस्तक जैसी कोई वस्तु नहीं थी। उस समय गुरु प्रथा थी, लेकिन मौखिक ज्ञान ही प्राप्त करते थे। उनके बाद मशीनरी युग आने की विस्तृत ज्ञान को पुस्तकों के द्वारा प्रस्तुत किया जाने लगा, जिससे आम जनता के सामान्य वर्ग को भी लाभ मिलने लगा। इस तारतम्य में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई विधा का जन्म हुआ, जिसे शैक्षिक नवाचार के नाम से जाना जाता है। किंतु इसकी नई विधा की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। कुछ तकनीकी का संबंध मशीनरियों से जोड़ते हैं तथा कुछ मशीनरियों के शिक्षा में प्रयोग को ही शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। किंतु मशीनों का शिक्षा में प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी नहीं है। हाँ, यह शिक्षा के तकनीकी के समीप लाने का प्रयास अवश्य कहा जा सकता है। अगला है क्वेश्चन, प्रक्षेपण की किन्हीं दो विधियों के बारे में बताइए। यह क्वेश्चन भी सन 2022 के पेपर में आया है। क्या है? प्रक्षेपण विधि द्वारा व्यक्ति की मापन परोक्ष रूप से होती है। प्रक्षेपण का अर्थ किसी छिपी हुई वस्तु अथवा तथ्य का प्रकट होना होता है। इस विधि द्वारा व्यक्ति के अचेतन स्तर पर दबी हुई आंतरिक भावनाओं का मापन किया जाता है। प्रक्षेपी विधि में साधारणतः व्यक्ति के सम्मुख उद्दीपक स्थिति प्रस्तुत की जाती है तथा उसे ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है जिससे वह अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित छिपी बातों को उन स्थितियों के मध्य से प्रकट कर सके। रोशर्क परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण, शब्द सहचार परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, कहानी पूर्ति परीक्षण, सोपान परीक्षण आदि प्रमुख प्रक्षेपी विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? आत्मबोधन परीक्षण, शब्द सहचारी परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, कहानी पूर्ति परीक्षण, सोपान परीक्षण आदि प्रक्षेपी विधियां हैं।
सेकेंड है पहला देख लेते हैं रोरशाक परीक्षण क्या है। ये प्रक्षेपण परीक्षा का सबसे प्रचलित एवं प्रमुख परीक्षण है। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित और प्रमुख परीक्षण है जिसका प्रतिपादन हरमन रोरशाक ने किया था। इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं जिन पर स्याही के धागों के समान चित्र बने होते हैं, जिसमें 5 आंकड़ों पर काली स्याही के धब्बे होते हैं तथा शेष 5 बहुरंगी होते हैं। इन स्याही के धब्बों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। प्रत्येक कार्ड एक एक करके उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसके व्यक्तित्व का आकलन करना होता है। कार्डों पर स्याही के धब्बों से उत्पन्न आकृति की रचना के अनुसार प्रयोजन द्वारा किसी पक्षी, पशु, वस्तु अथवा व्यक्ति की परिकल्पना की जाती है तथा उसे बताना होता है कि उस कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है अथवा धब्बे का पूरा भाग अथवा कोई अंश उसे किस चीज़ के समान दिखाई पड़ रहा है। व्यक्ति द्वारा दिए गए अनुक्रियाओं को लिख लिया जाता है। उसकी और पश्चात उसका विश्लेषण स्थान, निरूपण, निर्धारक, विषय वस्तु, मौलिक अनुक्रिया एवं संगठन के सहारे किया जाता है। जैसे इसमें क्या होता है सिरोरा, ये तो पहला तो ये इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किया था हरमन रोरशाक ने किया था। इसमें उन्होंने जो है 10 कार्ड निश्चित किए थे और उसमें 5 कार्डों में इन्होंने स्याही के काली स्याही जो होती है उसके धब्बे के समान चित्र बनाए थे और 5 कार्डों में काली स्याही के धब्बे होते हैं। 5 कार्डों में उन्होंने चित्र बनाए स्याही के धब्बों से और फिर 5 कार्डों में जो है खाली काली स्याही के धब्बे होते हैं। 5 में बहुरंगी होते हैं, मतलब 5 कार्डों में उन्होंने बहुरंगी रखे, मल्टी कलर रखे और 5 में केवल काली स्याही। उसमें जिसका इन्हें आकलन करना था उन्होंने क्या किया, उसे ये कार्ड दिए, उनसे कहा इसमें बताइए कौन सा चित्र या कौन सी रचना आपको दिखाई दे रही है, कौन सी पशु की या वस्तु की, पक्षी की, किसकी परिकल्पना आप कर पा रहे हैं। उसके आधार पर ये उन्होंने उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन किया। तो ये किसने किया? हरमन रोरशाक ने। इसीलिए ये इनके नाम से ये परीक्षण जाना जाता है। अनुक्रिया को लिख और जो व्यक्ति ने के द्वारा बताई गई जो भी पिक्चर्स उसने अपनी परिकल्पना को बताया, उनकी अनुक्रियाओं को लिख लिया जाता है और उसके पश्चात उसका विश्लेषण, स्थान, निरूपण किया जाता है। निर्धारक, विषय वस्तु, मौलिक अनुक्रिया एवं संगठन के सहारे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? संज्ञानात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन भी सन 2022 के पेपर में पूछा गया है। तो हेडिंग है संज्ञानात्मक पक्ष। इसका क्या है? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने हेतु ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को जटिलता के क्रम के आधार पर विकसित किया है। यह प्रणाली सरल है, जटिल तथा मूर्त से अमूर्त ज्ञान क्रियाओं को 6 वर्गों में विभाजित करती है। ये 6 वर्ग क्या है? पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, फिर है प्रयोग, फिर है 4 है विश्लेषण और फिर 5 है संश्लेषण और 6 है मूल्यांकन। पहले ज्ञान होता है, ज्ञान का पता, फिर बोध, फिर प्रयोग और फिर विश्लेषण, 5 है संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन 6 वर्ग आपस में जुड़े हुए हैं। यानी ज्ञान के बाद ही बोध की ज्ञान होता है, पहले ज्ञान प्राप्त होता है, फिर बोध की प्राप्ति होती है, फिर ज्ञान और बोध के बाद प्रयोग आता है। बच्चा पहले ज्ञान प्राप्त करता है, फिर बोलना, उस अपने ज्ञान को बताना सीखता है, फिर उसका प्रयोग करना सीखता है, फिर ज्ञान, बोध तथा प्रयोग के बाद उसका विश्लेषण होता है, फिर ज्ञान, बोध, प्रयोग और विश्लेषण के बाद संश्लेषण होता है कि संश्लेषण और 5 के बाद अंत में उसका मूल्यांकन, बच्चा जो क्रिया करता है उसका मूल्यांकन की समझ विकसित होती है। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उपरोक्त 6 उद्देश्यों को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि
KCAASE यानी ज्ञान कॉग्निटिव उपयुक्त वर्गीकरण को ब्लूम ने पुनः दो भागों में विभाजित किया है। पहला ज्ञान, फिर है सेकेंड है बौद्धिक योग्यताएं एवं कौशल। पहला है ज्ञान में उन्होंने कॉग्निटिव, फिर सेकेंड है बौद्धिक योग्यताओं एवं कौशल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सन 2018 और सन 2019 के पेपर में पूछा गया। ये क्या है? मानक तथा परीक्षण में मापन तथा परीक्षण में अंतर बताइए। मापन तथा परीक्षण में अंतर बताइए। तो मापन क्या है? मापन एक संबंध भौतिक गुणों से होता है। मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है, वहीं परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। सेकेंड है मापन का क्षेत्र व्यापक होता है, वहीं परीक्षण का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। थर्ड है मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है, वहीं परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विश्लेषण के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। क्या है मापन में? क्या है? पहला है मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है, वहीं परीक्षण का संबंध मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। सेकेंड है मापन का क्षेत्र व्यापक होता है, वहीं परीक्षण का क्षेत्र सीमित होता है। थर्ड है मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है, वहीं परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अगला है अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की प्रमुख विधियां बताइए। तो अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की प्रमुख विधियां क्या होती हैं? पहले नमूना तैयार किया जाता है, फर्स्ट नमूना होता है। सेकेंड है ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। थर्ड है प्रश्न बनाना होता है। फोर है प्रश्न पत्र का संपादन करना होता है। 5 है अंक तालिका और अंक प्रणाली तैयार करना होता है। 6 है प्रश्नों के क्रम से प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना होता है। प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि सन 2019 में पूछा गया था, उत्तम परीक्षण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा उत्तम परीक्षण की प्रमुख कसौटियां का वर्णन कीजिए। तो अच्छा उत्तम परीक्षण क्या होता है, यानी कि अच्छा परीक्षण क्या होता है? तो उत्तम परीक्षण की प्रमुख कसौटियां हैं निम्नलिखित हैं। पहला है व्यापकता, दूसरा है वस्तुनिष्ठता, थर्ड है वैधता। तो व्यापकता में देखते हैं, व्यापकता उत्तम परीक्षण की प्रमुख कसौटी है। व्यापकता से आवश्यक है परीक्षण में इस प्रकार के प्रश्नों को स्थान दिया जाए कि वे उस क्षेत्र के समस्या पहलुओं का मापन कर सकें, उस क्षेत्र की समस्या पहलू का मापन कर सकें। सेकेंड है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता से आशय है कि परीक्षण उस स्तर के परीक्षार्थियों के अनुकूल हो और सीमित सभी प्रश्नों के एक निश्चित उत्तर हो, ताकि उन्हें जांचने में परीक्षक की भावना, विचार, पसंद नापसंद का मूल्यांकन पर कोई प्रभाव ना पड़े। थर्ड है वैधता। वैधता से हमारा आशय है उद्देश्य की पूर्ति हेतु परीक्षण का निर्माण हुआ। उद्देश्य की पूर्ति है तो परीक्षण का निर्माण हुआ, वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे जिससे विज्ञान के प्रश्न पत्र में अंग्रेजी के कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो वह विज्ञान की योग्यताओं का परीक्षण ना होकर भाषा का परीक्षण हो जाए। 4 है विश्वसनीयता क्या है? एक उत्तम परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी विश्वसनीयता होना है। विश्वसनीयता ही से हमारा आशय है ऐसे परीक्षण से जो बार बार प्रयोग करने पर एक ही जैसा परिणाम दें। तो फ्रेंड, आज के लिए हम आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। इसके आगे हम कल की नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आप लोगों को अगर मेरे चैनल से अगर नए जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आई एम सॉरी कि हम इतने दिनों से अपनी क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आई प्रॉमिस आगे से अब हमारी सारी क्लासेस कंटिन्यू होंगी और कुछ क्लासेस मॉर्निंग में रहेंगी और कुछ क्लासेस इवनिंग में रहेंगी। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टिल देन
टाटा, टेक केयर।